हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है। यूपी में निकली है सीएचओ की भर्ती। ठीक है, एलिजिबिलिटी में थोड़ा बदलाव हुआ है तो वो ध्यान से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन तो पहले 25 को आया, पर इसकी जो एप्लीकेशन है वो 28 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, मॉर्निंग 11 बजे से। ठीक है, और ये हुई थी एक तरीके से 29 को ही। ठीक है, और 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 7400 प्लस है। ठीक है, और इसमें जो भी आप देख सकते हैं कि एनएचएम यूपी के नाम से और कुछ इस तरीके से कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवीज़न है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। एक जो डिक्लेरेशन है वो आप सभी के लिए है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ने जनवरी में निकला था ये नोटिफिकेशन 25, ठीक है 25/1 को, ठीक है, जो कि थी 5582 वैकेंसी के आधार पे। ठीक है, अगर उन्होंने कर रखा है तो उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपितु ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन को ही में वांछित संशोधन किया जा सकता है। अब जैसे वो संशोधन क्या किया जा सकता है, देखो आपका जो अगर जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनका संशोधन होगा। ठीक है, क्योंकि देखो उस समय आपका जो सर्टिफिकेट था और अभी जो है ना सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। तो अगर फॉर्म में आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो अगर आपके उसमें नंबर डाला गया है तो नंबर डाला गया होगा तो उसमें एक डेट का भी होगा, डेट भी मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो। दैट इज टू बी नथिंग, और वही लॉगिन आईडी यूजर पासवर्ड यूज करके आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो जो इसमें एलिजिबिलिटी है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी है वो तो सभी को पता होगी, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बट इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका किस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यूपी नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल में, मतलब यूपी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बट अब यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो अदर स्टेट से होंगे। ठीक है, क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं? सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं राजस्थान से फॉर्म भर सकता हूँ। आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बट आपके लिए एक कंडीशन है। ठीक है, आपको शॉर्ट लिस्टेड होने के 90 दिन के बाद आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। ज्वाइनिंग के प्रोविजनल ज्वाइनिंग आपकी कही जाएगी या डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और आपके 90 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 दिन में आपको यहाँ पे यूपी के है ना स्टेट काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द रजिस्ट्रेशन इन द अदर स्टेट काउंसिल है ना आर आल्सो भी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर द यूपी उसके लिए 90 दिन उनका टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अदर स्टेट वाले भी हैं, पर एक कंडीशन, एक चीज ध्यान रखना, अगर 90 दिन के अंतर्गत आपने अप्लाई कर दिया और 90 दिन के अंतर्गत आपने रजिस्ट्रेशन यूपी में रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, ठीक है, तो अभी आप प्रोविजनल ज्वाइनिंग पे हैं। ठीक है, पर उसके बाद आप पे पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, पेनल्टी कितनी लगेगी वो भी आप सुन लीजिए। ठीक है, आप पहले ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को देख लीजिएगा, फिर आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, द कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग यूपी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बट हैव द अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल सबमिट एज ए एफिडेविट एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एट 100 रुपी। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको एक नॉन जुडिशियल 100 रुपी पेपर पे आपको मतलब एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं इतने दिन के अंतर्गत, ठीक है, डीवीपी कंसर्न द दिल्ली डीएचएस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी दैट ही मस्ट बी सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूपी नर्सिंग काउंसिल इन 90 डेज ज्वाइनिंग इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट पे मतलब जो यहाँ पे हेड होंगे उनको आपको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या लिखा है, द कैंडिडेट हु हैव नॉट हैविंग नॉट अ रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिंग काउंसिल आर ज्वाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, अभी जो मैंने बात बोली उसी को चौथा पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा, आर प्रोविजनली प्रोविजनल। ठीक है, द आफ्टर द सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूपी, ठीक है, नर्सिंग इन द कंसल्ट डीएसएच मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में, ठीक है, विल बी कंटिन्यू एज सीएचओ फ्रॉम द डे ऑफ द प्रोविजनल ज्वाइनिंग। ठीक है, वो वहीं से, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि उसके बाद जैसे कि अगर वो रिप्रेजेंट करता है तो वो वहीं से जहाँ फर्स्ट डे से उसने ज्वाइनिंग करी थी, 90 डे की डेडलाइन थी, तो वो कंसीडर उसकी ज्वाइनिंग वहीं से मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नई ज्वाइनिंग उसकी कर जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द डे ऑफ द प्रोविजनल ज्वाइनिंग। पांचवा पॉइंट जो मैंने बात कही थी कि अगर आप रिप्रेजेंट 90 डे में नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, वो पांचवा पॉइंट आपकी सारी डाउट क्लियर कर देगा, वो देख लो। इफ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द यूपी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज, ठीक है, जो कि आपने एफिडेविट मतलब एक राजपत्र पद पे आपने ये वादा किया है, हिज एंड हर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो उसका कैंडिडेट तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब वो किसी भी कारणवश से हो सकता है, इसलिए आप मतलब इस चीज़ को उन्होंने साफ साफ कह रखा है, 90 डे में आपने एफिडेविट दिया है। अब जैसे कि कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन इशू हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब डिलीवरी इशू हो सकता है। आप तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑनलाइन शायद होने लगा प्रोसेस। ठीक है, अगर ऑनलाइन होने लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, द कंसर्न डीएसएच विल इशू द सर्विस टर्मिनेशन नोटिस, ठीक है, टू सच द कैंडिडेट एंड द फुल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख। ठीक है, मतलब सॉरी 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 हैज बीन डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट टू डीएसएच। हाँ गाइस, आपको 90 डेज के साथ साथ आप जब ज्वाइनिंग करते हैं, प्रोविजनल भी ज्वाइनिंग है, तो आपको एक बॉन्ड भराया जाएगा जो कि होगा 2.5 लाख का। ठीक है, भले आपके मतलब भले ये जो रजिस्ट्रेशन आप सर्टिफिकेट नहीं यूपी का रिप्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है, इन 90 डेज के अंतर्गत, तो भी अगर इसमें आपकी गलती नहीं होगी, भले आपने अप्लाई कर दिया, आ नहीं रहा है या कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा है ना, तो अगर आप 90 डेज में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हो तो आपको आप तो जॉब तो जाएगी ही जाएगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा।
उसके साथ साथ आपको 2.5 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके जो आगे पॉइंट आने वाला वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये एक सारी कहानी है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो जो भी फॉर्म भरें सोच समझ के भरें, आपके पास क्या रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, इतने दिन में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है, वो इतना मान के चलें, और 2.5 लाख रुपये अपनी पोटली में बांध के चलें अगर कोई भी खतरा उठा रहे हो। नेक्स्ट, द कैंडिडेट, एक चीज़ और ध्यान रखा, जो भी कैंडिडेट एज अ CHO, ठीक है, हुआ वर्किंग एज CHO इन यूपी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी उसके जैसे कि मिनिमम इनमें 3 से 4 साल, 3 साढ़े 3 साल का पीरियड होता है, ठीक है, और उतना पूरा नहीं हो पाया, 1.5-2 साल हो गए, तो अब जैसे दोबारा भर दो तो वो आगे फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। होपफुली मेरे ख्याल से जब पूरी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तब आप छोड़ दोगे, तब हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अब जो आपको पेमेंट कितना मिलेगा भाई, सैलरी कितनी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो इसमें जो ऑनरेस मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो है आपका 25,000। बट जो वो हो सकता है 10,000 इसमें और ऐड अप हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी डिपेंड करेगा पर मंथ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो वहीं पे एलोकेटेड स्टेट में जो CHO एज ए CHO। नेक्स्ट, आपका 2.5 लाख श्योरिटी बॉन्ड, ठीक है, जो भी नॉन जुडिशियल 100 रुपये पेपर पे आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, जो कि और मिनिमम 3 ईयर आपको सब हेल्थ सेंटर पे सर्विस देनी पड़ेगी। तो जो 2.5 लाख का जो डंडा है ना, वो 3 साल तक के लिए है, फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो कोई छोड़ता नहीं है, और फिर अनटिल अनलेस आपको निकाल दिया जाए, या फिर किसी भी कारणवश निकल जाओ, ठीक है, या फिर किसी भी कारणवश निकाल दिया जाए, तो वो चीज़ अलग बात है। बात करते हैं एज की। एज 21 से 40 है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन है वो आप देख लीजिए, ठीक है। बट इसमें एज रिलैक्सेशन थोड़ा प्लस है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। OBC के लिए और SC ST के लिए 5 साल है, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ के लिए वैसे OBC के लिए 3 साल होता है, पर बाय नॉट आई डोंट नो हाउ, टेक्निकल एरर तो नहीं है, वैसे तो लग नहीं रहा, ठीक है, बस इसमें 5 साल दी गई है, वैसे 3 साल होती है। SC ST के लिए 5 साल होती है। 15 साल है PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है, और 3 साल प्लस द पीरियड ऑफ द परफॉर्मेंस द रेंडर इन द आर्मी इमरजेंसी, ठीक है, कमिश्नर्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमिश्नर ऑफिसर एंड एक्स आर्मी पर्सन ऑफ यूपी, ठीक है। तो इनके लिए 3 साल का है, प्लस इतना सब कुछ। द कैंडिडेट क्लेमिंग द रिजर्वेशन एज तक मोर देन 1 कैटेगरी विल बी एंटाइटल टू ओनली 1 कंसेशन वेन एवर दिस इज मोर बेनिफिशियल टू देम, ठीक है। जैसे कि अगर एक से अधिक कैटेगरी है, ठीक है, जिसको वो मतलब ले सकता है, ठीक है, तो उसके लिए तो उसमें ये होगा कि जो अगर इसने सारे सर्टिफिकेट लगा दिए हैं और जो मल्टीपल कैटेगरी से अफेक्ट करते हैं, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों रिजर्वेशन, तो जिससे उसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, बाकी और सारे सर्टिफिकेट साइड कर दिए जाएंगे। बात करते हैं, देखो इसमें जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे OBC एंड EWS वाले कान खोल के सुन लें, बाकी तो सभी कैटेगरी वाले सुन ही लें, ठीक है, पर वो जरूर कान खोल के सुन लें, उन सब का सर्टिफिकेट यूपी का चाहिए होगा। और देखो मैं क्यों कह रहा हूँ दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, मतलब EWS एंड OBC वालों के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तो मैंने देखा भी नहीं था, और देखो मैंने अभी आपको बोला था 1/4/2024 के बाद का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ DVP, ठीक है, तो उसके बाद का आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए, ठीक है। और if the application is already submitted in the previous advertisement with the validity of the certificate 31 मार्च 2024, the certificate will be treated valid। चलो ये चीज़ अच्छी है। देखो जो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट जो आपका इशू है ना, वो 1/4 का होना चाहिए, पर अगर जो भी कैंडिडेट है उनका उन्होंने पहले वाले में भर रखा है, जो 5582 वाली वैकेंसी थी CHO वाली जनवरी में जो निकली थी, अगर उसमें भर रखा है तो उसमें जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होगी वो 31 मार्च होगी, तो वो भी ट्रीट किया जाएगा एज ए वैलिड। बट मैं आपसे कहूँगा कि DV के लिए जब आपको टाइम मिलेगा तो आप अपना जो न्यू वाला ही बना के, आपको ओल्ड तो होगा ही, आप पे न्यू वाला ही बना के रख लेना, ठीक है, झंडे लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो जो एज इट है, बस दैट्स इट। डोमिसाइल इन यूपी इज़ मैंडेटरी, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है ना। कोविड वगैरह मैनेजमेंट की फीस तो कुछ भी नहीं लग रही, कोई फीस नहीं लग रही है, नील। ये कुछ आपके एडिशनल मार्क्स मिलेंगे अगर जैसे कि आपने कोविड मैनेजमेंट में काम किया है, कोविड में काम किया हॉस्पिटल वगैरह में, तो 5 मार्क्स मिलेंगे 6 मंथ के लिए, 10 मार्क्स मिलेंगे 1 ईयर के लिए, ठीक है, और 15 मार्क्स मिलेंगे 1.5 साल के लिए, दैट्स इट, जो कि चलो अच्छा है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस। तो ये कुछ हिसाब से कैटेगरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, CBT टेस्ट, क्योंकि CBT होने वाला है भाई इसमें, जैसा कि इसमें कहा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, 33% चाहिए UR एंड EWS के लिए, 30% चाहिए OBC के लिए, एंड 24% चाहिए SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 100 में से। बात करते हैं तो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवॉइड कर सकते हैं, दैट्स इज डिपेंड अपॉन टू पर्सन है या नहीं, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, पर उसके नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, है ना। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज है पहले से बिल्कुल, ठीक है। इसमें आप सिलेक्शन प्रोसीजर देख सकते हैं कि इसमें 2 फेजेस में आपका होने वाला है। फेज 1 जो कि है आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, और फेज 2 बेस्ड अपॉन द CBT द कॉल्ड फॉर द DV वेरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब DVP के लिए, ठीक है। तो पहले फेज में आपका CBT होगा, फिर उसके आधार पे आपको DV के लिए नेक्स्ट फेज में बुलाया जाएगा, फिर उसमें अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका DV होगा। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट एंश्योर दैट द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा सब कुछ बता दिया है। हाँ, एक चीज़ और देख लो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
OBC सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट इशू एंड आफ्टर द 1 ईयर। ठीक है, आप वो देखो 4D का सिलेबस है, वो जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने वाले भरे हुए हैं, तो उनके लिए केवल रिलैक्सेबल है। नए वाले बंदों के लिए ये चीज़ रिलैक्सेबल नहीं है, उनको नया फाइनेंशियल ईयर वाला ही चलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल DVP, ठीक है, द कैंडिडेट कैन बी स्टैंड कैंसिल। देखो टेस्ट सिटीज़ कौन सी होगी, मेजर सिटीज़ होंगी यूपी की, है ना। और होपफुली मुझे नहीं लग रहा आपको मिलेगा सिलेक्ट सिटी चूज़ करने का, और सिटी भी चूज़ करने का मौका मिले तो वो वही मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। CBT टेस्ट की अगर सिलेबस की बात करते थे वो भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें फीस तो है नहीं, तो फीस के लिए आपकी क्या चर्चा करें। ठीक है, तो जो इसमें जो पेपर होने वाला है आपका वो 2 घंटे का होने वाला है। ठीक, और जो कि इसमें 2 सेक्शन होंगे और 100 नंबर का होगा। सेक्शन 1 जो कि 80 नंबर का होगा, विल कंसिस्ट द प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आपका टैक रिलेटेड आएगा। सेक्शन 2 20 नंबर का होगा, जिसमें होगा 5 नंबर की एप्टीट्यूड, 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर का जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड 5 नंबर की बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में जैसे कि कीवर्ड की कौन सा है, कि ये फंक्शन की क्या काम करता है, यही मोस्टली ये पूछा जाता है। और बाकी अगर थोड़ा टफ पूछ लिया जाए तो जैसे कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, तो इन सब के एक्सटेंशन जो लास्ट में लगाते हैं, ठीक है, तो वो सारे पूछ लिए जाते हैं। आउटलुक का क्या होता है, ठीक है, और बहुत से होते हैं यार मोस्टली, जो मतलब जो थोड़ा सा इनको क्लू करने के ईजी बहुत है यार। 5 क्वेश्चन ढूंढने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं 5 क्वेश्चन यूँ बना दूँ कि आप बुक रख के बैठ जाओ तब भी ना मिलेंगे आपको। लेकिन इसमें इतना टफ नहीं आता, इसमें आप केवल 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज में। ठीक है, चलो मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा आपको इस सिलेबस को, ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो जिससे कि आपको थोड़ा सही रहेगा क्लियर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी वो भी चीज़ देख लो। ईच क्वेश्चन कैरी 1 नंबर, मतलब 1 मार्क्स। ठीक है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दबा के क्वेश्चन करो। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रयास करना जो सही हो और जिसमें 70% चांस हो, 60 to 75% चांस हो कि ये मेरा सही है। ठीक है, तो अब तुक्का भी कैसे लगाना होगा तो वो भी मैं एक वीडियो में बना दूंगा, जिससे कि आप एक मतलब प्रेडिक्टिव तुक्का लगा सको, जिससे कि वो चीज़ सही रहे। अब ऐसा होता है कभी कभी कि किस में से किसको चूज़ किया जाए, तो ऑड वन आउट का एक बहुत सिंपल तरीका होता है ना, जिसमें जो बड़े बड़े एग्जामों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बहुत लोगों के दिमाग में होगा पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, ये आजकल हिंदी में भी जोर दिया जा रहा है और कुछ जगह इंग्लिश को बहुत जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश केवल 2 ही भाषाओं में आएगा। तो बट एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि कोई कंटेंट अगर हिंदी में ही, जैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, ना इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इन केस द इनकन्सिस्टेंसी इन हिंदी वर्जन एंड द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन शैल बी वैलिड एंड फाइनल। अगर जैसे कि ऐसा होता है हिंदी में कोई चीज़ जो लिखी है वो अगर किसी भी तरीका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या फिर कोई भी मिसलीड हो रहे हैं, ठीक है, और या आपको लगता है कि कुछ थोड़ा डिफरेंस है या फिर कुछ इशू है, तो जो इंग्लिश में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंग्लिश का ही वैलिड एंड फाइनल माना जाएगा। ऐसा होता है ना, ट्रांसलेटिंग करते हुए जो ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कभी कभी कुछ ना कुछ एरर कर देते हैं। अभी मैंने यूपी सैफई हॉस्पिटल का दिया था, तो उसमें बहुत से ऐसी जो माइनर मिस्टेक्स हो गई थी, जो एक ऐसा हो सकता है बहुत नॉमिनल। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की, तो वो भी आगे दी गई है, तो मैं आपको बता दूंगा, पर पहले इतना सा क्वेश्चन दो, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बताएंगे, है ना। नेक्स्ट, अब ये सब तो हो गया। टाई ब्रेकिंग केसेस में मैं इंडिविजुअल वीडियो बताऊंगा जिसके आपको पता चल सके, अभी इसको लेंथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राम, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं फोटो अपलोड करने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्ट्रक्शंस फॉर, और तो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। EWS, OBC, ST, PWD, ये सब अपना ध्यान रखें, आपके सारे सर्टिफिकेट यूपी के होने चाहिए। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो भी इस फॉर्म में डालेंगे वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे, जब वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सेंट्रली या स्टेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अभी सोच रहे हैं अभी हम भर देंगे तो आप आगे चल के निकल जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबका एक चीज़ ध्यान रखना, जिनके भी सबके नए जो फॉर्म इसमें भरेंगे, फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल 2024 के बाद वाले ही सारे सर्टिफिकेट मैंडेटरी होंगे। ठीक है, अब आप ये सोचें कि पुराने वाले केवल तभी चल सकते क्योंकि इसमें उन्होंने लिख दिया है, क्योंकि वो फॉर्म उस वक्त भर चुके थे, अब ये वैकेंसी प्लस होके आई है, तो इसलिए उन्होंने कर दिया है। बट फिर भी मैं कहूँगा जो भी इसमें फॉर्म मतलब जो पुराने वाले भी हैं वो भी अपना नया सर्टिफिकेट बनवा के रख लें, क्योंकि आपको इसमें नहीं, किसी और वैकेंसी में, ठीक है, और नहीं तो इसी में ज़रूरत पड़ सकता है, तो आपके पास एक मतलब बैकएंड अपने पास होना चाहिए, कोई दिक्कत की सोचनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एक चीज़ है थोड़ा सा, मैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, ऑफलाइन का कुछ नहीं। 2.5 लाख का नॉन जुडिशियली श्योरिटी बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ DVP, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, और मिनिमम 3 ईयर की आपको सर्विस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये जो 2.5 लाख का डंडा है वो दूर होगा। ठीक है, 2.5 लाख की तलवार दूर होगी आपके गर्दन से। ठीक है, ऑल द डिस्प्यूट्स, अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, जो जुरिडिक्शन वो लखनऊ होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो सुबह से 10 शाम को 5 बजे के बीच में आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बस यही आपके लिए अपडेट थी, बाकी कुछ ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो वो मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है ना, तो वो उसको जाके देख लीजिए। स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा शायद कुशीनगर में है ना, 309, 300, हाँ, सबसे ज़्यादा कुशीनगर में है।
तो बस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। और हाँ, जाते जाते बता दूँ, बिहार में भी CHO की भर्ती आ गई है, जस्ट इसके बाद उसका CH नोटिफिकेशन का डिस्कस करूँगा। ठीक है, मिलते हैं उसकी वीडियो में। जय हिंद।